नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7 और मैं हूं आपके साथ पारितोष पाल। इस समय हम उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी घट रहा है, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है अपने सांसद पद से, इस पर हम चर्चा करने आपके सामने आए हैं। आखिर क्यों अखिलेश यादव को ये ज़रूरत पड़ी कि वो अपने पद से, लोकसभा सांसद पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभय सिंह हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अभय, सबसे पहला सवाल, अखिलेश यादव का ये फैसला कहाँ तक सही है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अखिलेश यादव की पहचान उत्तर प्रदेश से है और उनकी पार्टी प्रमुखता रूप से अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही सक्रिय रहती है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा जो होती है वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य के एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन विधानसभा में जाकर आप राज्य के मुद्दों को जितनी प्रमुखता से उठा सकते हैं उतना शायद लोकसभा में ये नहीं होती है। तो अखिलेश यादव अभी विधानसभा करहल से उन्होंने चुनाव जीता है और इसके पहले वो लोकसभा सांसद थे। तो इससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव की प्रमुखता में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लोकसभा पद से इस्तीफा दिया। जैसा कि संविधान में व्यवस्था है कि एक आदमी एक ही पद पर रह सकता है, तो उन्होंने लोकसभा सांसद और विधानसभा सदस्य दोनों में से विधानसभा सदस्य होना चुना। खबर ये भी आ रही थी कि वो जो आपने सीट, विधानसभा सीट बोली करल, वहाँ से वो इस्तीफा देंगे और लोकसभा में वो सक्रिय रहेंगे। वो इंडिया की राजनीति करेंगे, पूरे भारत की राजनीति करेंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, वो विधानसभा में सक्रिय रहेंगे और लोकसभा का पद उन्होंने हटा दिया। कहीं इसके पीछे ये तो नहीं, वो जो आने वाला 5 साल है, क्योंकि पहले 55 सीट थी, अब लगभग 110 से ज़्यादा 111 सीट सपा को मिल गई है। तो आने वाला जो 5 साल है वो जनता के बीच में वो जाना चाहते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव अपने दौर में गली गली चौराहे पे शहर शहर घूमकर लोगों को इकट्ठा करते थे। एक तरह का उनका हर जगह बोलबाला हुआ करता था। तो क्या अखिलेश यादव ऐसा कुछ करना चाहते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखा है कि लोकसभा सदस्य रहते हुए शायद उनको यह एहसास हुआ है कि वो ज़मीनी मुद्दे को जनता के सामने रख नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति उनके पार्टी को नुकसान ही की है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अखिलेश यादव ने ये बहुत अच्छा फैसला किया मेरे नज़र से कि वो विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। और अब तो सीटें भी उनकी बढ़ गई है, एक तरह से उनकी कामयाबी ही मानी जाएगी। आप आंकड़ों को देखें तो पूरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3,80,00,000 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसी बात ने ट्रिगर किया है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रमुख नेता के रूप में समाजवादी पार्टी को यह सामना करना पड़ रहा था कि उनकी प्रमुखता किसी एक नेतृत्व की कमी खल रही थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं वो लोकसभा की सीट को छोड़कर विधानसभा में सक्रिय होंगे और विधानसभा में जाकर जो भी मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करेंगे और सरकार को आगाह भी करते रहेंगे समय समय पर, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो जो भी विभिन्न मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। जिस तरह सरकार के रवैये होंगे उसके लिए अखिलेश यादव ने एक अच्छा फैसला। विधानसभा में सीएम योगी के सामने सीएम योगी से दो हाथ करेंगे बातों के जरिए या मुद्दों के जरिए, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी वोट शेयर की बात की, बसपा को आखिरकार क्यों नहीं वोट मिला? 10% से भी नीचे बसपा का वोट शेयर आ गया। कभी ऐसा हुआ नहीं था। पहले बार की बात छोड़ दो, उसके बाद से लगातार बसपा को 20% से ज़्यादा वोट मिलते थे। इस बार तो मुस्लिम ने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट दिए बजाय बसपा के। तो क्या ये देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में गया था वोट देने के लिए, क्योंकि ये मेरा मताधिकार है। तो मैं क्षेत्र में जहाँ तक घूमा, हाटा विधानसभा में भी मुझे घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मैंने दलित मतदाताओं से विशेषकर बातचीत की, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर बहन जी के प्रति एक ऐसी थीम बन गई है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बहन जी अब उनके मुद्दों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और जहाँ तक कि आप जानते ही होंगे, एफसीआई द्वारा जो अन्न वितरण कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वो चलाया जा रहा था, जिसमें सभी परिवार को, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग से आता हो, सबको अनाज और गेहूं के रूप में सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं एक वर्ग जो हमेशा बहन जी को वोट करता आया है वो वर्ग प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि बहन जी की इस चुनाव में निष्क्रियता है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि बहन जी जिस तरह इस पूरे विधानसभा चुनाव में निष्क्रिय रहीं, कहीं ना कहीं उनके वोट शेयर गिरने का यह भी एक प्रमुख कारण बना। तो ये वोट शेयर गिरने की वजह से कारण भी बना, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर जीत भी हासिल की। क्योंकि वोट अगर बटता
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। एक और नुकसान इस विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने कई सारे विधानसभा पे ओवैसी के कारण 6-7 विधानसभा पे सपा चुनाव हार गई। जी, जैसा देखें कि ओवैसी जिस सीट पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पे उन्होंने मुसलमान प्रत्याशी को उतारा, और समाजवादी पार्टी उनके भाजपा प्रायोजित समीकरण को शायद समझ नहीं पाई कि जिस तरह वोट शेयर, जहाँ पे आप 4-5 विधानसभा, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 4-5 विधानसभा तो ऐसे हैं कि जहाँ पर जितने मार्जिन से भाजपा जीती है उसके 5 गुना वोट AIMIM पार्टी को मिली है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर वो वोट शेयर, अगर जो वहाँ पे AIMIM की पार्टी नहीं रहती तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी की जीत होती। तो इससे एक समीकरण पता चलता है कि भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ दल अब ये बन गए हैं कि भाजपा की बी टीम, जो हमेशा कहा जाता है AIMIM को, वैसे मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सबकी अपनी विचारधारा है, सबको अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा करने जैसी है, और यहाँ पे इसको समझा जा सकता है वोट शेयर के माध्यम से। आखिर कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने इतना रैलियाँ की, छत्तीसगढ़ के CM आए, तमाम संघर्ष किया। अजय कुमार लल्लू खुद चुनाव हार गए। क्या RPN सिंह की वजह से ऐसा हुआ? देखिए, यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई चुनाव हारता है, ये नहीं होता। जैसे आम पब्लिक जब वोट देने जाती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक छवि बनती है कि कौन कौन से लोग लड़ाई में हैं। आप कितने भी अच्छे प्रत्याशी हों, अगर जो जनता को यह महसूस होता है कि आप जीत कर भी क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक RPN सिंह की आपने बात की, कुशीनगर में उनका बहुत ही बड़ा प्रभाव है, ये सर्वविदित है, पूरे कुशीनगर की जनता जानती है। कुशीनगर ही नहीं, पूरे देश में RPN सिंह की एक अलग छवि है, उनका प्रभाव क्षेत्र भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि RPN सिंह अच्छे प्रत्याशी होते हुए भी वो चुनाव हार जाते हैं। तो इससे आपको पता चलता है जनता एक छवि निर्धारित करती है कि लड़ाई किस में है और किसको हमको जिताना है। आप व्यक्ति विशेष अच्छे हो सकते हैं, जैसा कि आप हाटा विधानसभा में भी देख सकते हैं कि अमरिंदर मल भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, सबसे सुयोग्य और कर्मठ प्रत्याशी एक तरह से कहा जा सकता है, साफ छवि के, न किसी से कभी कोई दुश्मनी, न कोई किसी से विवाद। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में यह था कि यह लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है, और इंटरनल करेंट जो कहा जाता है हमारी भाषा में कि इंटरनल करेंट राष्ट्रवाद का और धर्म का जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जातीय समीकरण बिहार और यूपी की राजनीति से तो कभी अछूता रह नहीं सकता। इसका आप देखेंगे टिकट वितरण में सभी पार्टियों का, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टियां चुनाव लड़ी, तो उन्होंने इसका ध्यान रखा था। तो इसको यह पता चलता है कि जहाँ तक की बात रहे कि जनता अब देखती है कि लड़ाई किस में है। व्यक्ति विशेष, जैसे वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़े हैं, बहुत वहाँ फरेंदा से कांग्रेस के एकमात्र प्रत्याशी जीतने वाले वही हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष चीज़ें होती हैं, लेकिन अब वो फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो तमाम जानकारी आपने दिया, बहुत सारे बातों पे आपने जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिरी में कि अखिलेश यादव को अब क्या आखिर करना चाहिए कि वो जो सत्ता में दोबारा से आए, क्या उनको करना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव के सामने अब पूरा 5 साल बचा हुआ है उन्हें संघर्ष करने के लिए। कहीं ना कहीं समय समय पर उन पर ट्विटर का नेता होने का आरोप लगते रह गए हैं कि वो अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ज़मीनी संघर्ष नहीं कर पाते हैं। कोई भी मुद्दा हो, जैसे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही, और ये देखने को मिलता है कि उनसे ज़्यादा संघर्ष तो अजय कुमार लल्लू ने किया था उत्तर प्रदेश में। उन पर कई 100 मुकदमे भी उनके ऊपर हैं। कोई भी मुद्दा हो, हाथरस का हो, उन्नाव का हो, जो भी मुद्दा होता है, ज्वलंत मुद्दे, वहाँ पे अखिलेश यादव स्वयं नहीं पहुँच, उनके कार्यकर्ता पहुँचते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी स्वयं की सक्रियता एक बड़ी भूमिका में थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चुनाव के नतीजों से कुछ सीखा है, और मैं अखिलेश यादव जी से व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहूँगा और उम्मीद भी करूँगा कि वो ज़मीनी मुद्दों पे सामने आए, सड़क पर उतर कर संघर्ष करें और लोगों की बातों को सुने कि इस सरकार में जो कमियां हैं उस सरकार को आगाह करने का काम करें। अखिलेश यादव ने इसके प्रति पहला कदम अपना उठा लिया है कि उन्होंने लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इससे अवेयर भी हैं कि उनको ज़मीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो जनता अब पहले जैसी विचारधाराएँ उस तरह सक्रिय नहीं रही कि आप केवल एक इंटरनल करंट से चुनाव जीत जाएंगे कि उनको हराना है तो इनकम्बेंसी उसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको दिखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए, अब है बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे हमारे साथ अभय, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात रखी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर ये सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या उनके समर्थक ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अखिलेश यादव तक पहुँचे और उनको भी जानकारी हो कि युवा क्या सोचता है, और क्या पता अभय सिंह का राय अखिलेश यादव सुने तो वो काम आ जाए। शुक्रिया।